हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल NSY एजुकेशन हेल्पर पर, जहां मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। और मैंने आपको आपके लिए घटना चक्र का सीरीज शुरू किया है, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी और साइंस के घटना चक्र करा रही हूँ। और मैंने आपको भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी का घटना चक्र का वीडियो मैंने अपलोड किए हैं आप सबके लिए। क्यों आप सभी को पता है हमारा एग्ज़ाम जो है इसका UP PCS का आने वाला है। लगभग 1 महीना ही बचा है। तो हमारे पास क्योंकि मार्केट में ये बुक अब उपलब्ध नहीं है, इस वजह से मैंने ये बुक देखो 2023 की है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी 2023 की बहुत कम बुक मिल रही है बहुत सारे मार्केट में। मैं भी 2 से 3 बार गई हूँ मुखर्जी नगर, तब मिली है मुझे जाके। और आप लोगों को तो पता नहीं कोई कहाँ है, देश के कोने कोने से इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपके पास कब पहुँचेगी, शायद एग्ज़ाम के आसपास ही। तो फिर फ़ायदा ही क्या है। और आपको पता ही इम्पोर्टेंट कितनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। क्योंकि इसमें 1990 से जनवरी से लेके 2023 तक के प्रश्न इसके अंदर एग्जाम के अंतर्गत जो आए हैं वो सारे इसी में मिलते हैं। जो PCS मुख्य परीक्षा व सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र भी शामिल हैं इसमें। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं। और आप इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले की जो वीडियो है उसको देख लेना, क्योंकि बीच में से ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। और हमने ये पढ़ लिया था, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का विकास, और जिसमें हमने पढ़ लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत जितना भी हमारे संविधान का विकास हुआ था वो हमने पढ़ लिया और उसके MCQ भी कर लिए। अब है हमारा ब्रिटिश ताज के अधीन शासनीय, ब्रिटिश ताज के अधीन पारित अधिनियम। ठीक है, तो हम पहले इसके नोट्स को रीड करेंगे और उसके बाद इसके जो MCQ हैं वो हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट दिया है इसका, ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है, के द्वारा भारत क्या हुआ था इस बीच में, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ा था उससे। और तब ब्रिटिश सरकार थी, उसने क्या किया था कि कंपनी से उसके राइट्स को छीन के अपने अंडर में कर लिया था कि अब आप लोग इंडिया पे जो शासन है आप गलत तरीके से कर रहे हैं, अब हम अपने तरीके से करेंगे। तो तब उन्होंने क्या है, पहला जो नियम दिया था वो भारतीय शासन अधिनियम 1858 द्वारा भारत का शासन अधिनियम शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। किसके कर दिया, ब्रिटिश ताज के अधीन। ठीक है, गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय बना दिया गया। देखो पहले क्या हुआ था, 1773 के अंतर्गत क्या किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और फिर क्या हुआ था, जो कि उसको गवर्नर जो जनरल था बंगाल को, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। अब क्या हुआ 1858 में जाके कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया, भारत का वायसराय बना दिया। ठीक है, तो ये 3 चेंज हुए उसमें। जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, जो वायसराय था वो क्या बन गया, ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। ठीक है लॉर्ड कैनिन भारत का प्रथम वायसराय था। तो लॉर्ड कैनिन था वो क्या था, प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिन भारत का प्रथम वायसराय बन गया। अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद के का सृजन किया गया है, जिसमें भारतीय शासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। और भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। अब क्या हुआ कि जो भारत के लिए एक राज्य सचिव को चुन दिया गया,
जो भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। और उसमें क्या थी, भारत पे प्रशासन करने की संपूर्ण क्या थी, शक्तियां थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। और क्या किया गया कि जो सचिव था, भारत के लिए जो सचिव चुना गया था, उसके लिए 15 सदस्यीय एक परिषद चुनी गई। प्रावधान किया, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। और क्या हुआ कि 1861 में जाके भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। ठीक है। इस अधिनियम द्वारा मद्रास, बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर केंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। और जो मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी, उनको बंगाल के अंडर कर दिया गया था। उन प्रेसिडेंसियों को क्या किया, पुनः विधायी शक्ति दे दी गई और आपातकाल के अध्यादेश को जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। और उन पर क्या किया गया था कि मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी, उनको पुनः शक्ति दे दी गई और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। ठीक है। इससे वायसराय को आपातकाल के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, जो अंतिम 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। और क्या गया, प्रांतीय विधायी परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या की क्या की, बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधायी परिषद के भारतीय सदस्यों की वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया। और क्या दे दिया गया, देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इंडियंस को राइट मिल रहे हैं अपने हक में बोलने के। पहले सचिव चुने गए, उसके बाद विकेंद्रीकरण हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, 1892 में जाके कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। पहले 15 सदस्य थे परिषद में, फिर क्या किया गया, उनकी संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद और भारतीय जो बजट था हमारा, भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का भी अधिकार, और सरकार के 6 दिन से पूर्व, मतलब नोटिस 6 दिन पूर्व प्रश्न पूछने का क्या था उनके पास, 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार। मतलब बजट पर 6 दिन पर प्रश्न पूछने के लिए क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। ठीक है, सरकार से 6 दिन से पहले, जैसे बजट पेश हुआ है उसके 6 दिन पहले आपको क्या प्रश्न पूछने का या बहस करने का उस पर अधिकार मिल गया। निर्वाचित पद्धति का प्रारंभ किया गया। और क्या हुआ, उसके बाद क्या किया कि निर्वाचन की पद्धति की शुरुआत की गई। परिषद में सदस्यों को बजट एवं लोकहित विषय की विवेचना करने का प्रस्ताव लाने के लिए प्रश्न पूछने का पूरक प्रश्न करने का अधिकार दे दिए गए। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। देखिए, और देखो किस पर, बजट पे प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद नया जो रूल आया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, उसके अंतर्गत क्या हुआ, भारत को विधि निर्माण करने के तथा प्रशासन दोनों प्रतिनिधित्व प्रदान किए गए, कि नियम बनाने के लिए भी और प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए भी दोनों के नियम बना सकते थे भारतीय। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। देखो पहले कितने, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी ना, उसमें क्या होता था कि उसमें सभी सदस्य क्या होते थे, सभी ब्रिटिशवासी होते थे। ठीक है, सभी अंग्रेज थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1909 में मार्ले मिंटो जो सुधार आया था, उसमें क्या अनाउंस किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के लिए भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। और पहले भारतीय जिन्हें शामिल किया गया था वो थे प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, जिन्हें किस लिए, वायसराय की जो परिषद थी उसमें शामिल किया गया था पहली बार। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। और इससे क्या प्रभाव पड़ा कि केंद्र की और प्रांतों की विधायी जो शक्तियां थीं वो बढ़ गईं। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित विषय की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने
के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार भी दे दी गई। देखो इसके साथ साथ क्या हुआ कि केंद्र और प्रांत में विधायी शक्तियां बढ़ी। उसके बाद परिषद में बजट एवं लोकहित जो विषय हैं उन पर क्या प्रश्न पूछने का अधिकार भी भारतीयों को मिल गया। पृथक निर्वाचन के लिए भी पृथक प्रक्रिया का किया गया, इन्होंने प्रयोग किया। तो इसके आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन और इन्हें और क्या किया कि पृथक निर्वाचन के जो कम्युनिटी के आधार पर क्या किया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया कि मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव प्रतिनिधित्व या चुनाव में खड़े होने का क्या किया, अनाउंस किया अलग क्षेत्र से। अब नेक्स्ट आया भारत शासन अधिनियम 1919। मार्लेमेंटो चेम्सफोर्ड भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 को क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि इसमें जैसे कि मार्लेमेंटो है वो 1909 में आया था, और ये जो है 1919 वाला जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का है। तो क्वेश्चन इन पर ही नाम के ऊपर ही बन जाता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। और इस नियम के द्वारा किया गया कि प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचित प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार सभी विषयों को पहली बार केंद्र के द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। और क्या गया कि 2 सदनों की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। और विषयों को कैसे बांटा गया, केंद्र तथा प्रांत में। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। और जो दो सदनीय केंद्रीय विधानमंडल था वो क्या कर सकता था, प्रांतों भारत के लिए कानून बना सकता था। केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए, मतलब जो क्षेत्र ब्रिटिश के अंतर्गत आते थे उनके लिए कानून बना सकता था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। तो पूछ सकता है कि द्वैध शासन प्रणाली कब लागू हुई, तो ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम आया था उसके अंतर्गत। ठीक है, तो प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांट दिया। जो प्रांतीय विषय थे उनको 2 भागों में बांटा, आरक्षित और हस्तांतरित। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ। और इस नियम में क्या बोला गया, उत्तरदायी शासन का पहली बार प्रयोग किया गया। इस अधिनियम में पहले उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। और इसके अंतर्गत ठीक है, इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। क्या क्या हुआ इस अधिनियम के द्वारा कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा हुई, फिर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में, अब कौन सा नियम आ गया, 1935, भारत की संघात्मक सरकार की स्थापना की। 1935 के द्वारा क्या किया गया, भारत की संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई। तो केंद्र में क्या हुआ, द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया। मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जाति, महिला
श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। अब के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ, ठीक है, और उसमें क्या किया गया, दलित, जातीय, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया। इसी अधिनियम के तहत 1737 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। सबसे पहले क्या किया, बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और उसके बाद क्या किया कि दो नए प्रांत बनाए गए, सिंध और उड़ीसा। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई और कुछ जो प्रांत थे उनमें 2 सदन बना दिए गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया। इसमें वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियल राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। और 1947 15 अगस्त 1947 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत क्या किया गया, स्वतंत्र व संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित किए गए। भारत को क्या घोषित किया गया कि भारत एक स्वतंत्र देश है और संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसने वायसराय का पद समाप्त हो गया, वायसराय का पद था सबसे सर्वोच्च, वो समाप्त कर दिया गया और दोनों डोमिनियल राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि होती थी, भारत का सम्राट शब्द को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब इसके क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे कि इसके जो एमसीक्यू हैं और इसी डिटेल के आधार पे ये एमसीक्यू दिए गए हैं और मैं उनको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। नंबर 1 है, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। क्या कह रहे हैं कि जो अधिनियम के फलस्वरूप 1861 के फलस्वरूप अधिनियम के फलस्वरूप बता रहे हैं कि गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में जो कुल सदस्य थे उनकी संख्या 7 हो गई है। नेक्स्ट है, विधि निर्माण के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। ठीक है, तो ये सेकंड वाला तो सही है, फर्स्ट वाला गलत है। ठीक है, उसमें 6 से 12 के बीच संख्या निर्धारित की गई थी। और है, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। मतलब प्रांत और केंद्र के विषय थे उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया। तो तीसरा भी सही है, ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही हैं। इसलिए अगर हम इसमें देखें तो इनमें ऑप्शन कौन सा सही है, बी। ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली कार्य करने वाली कैबिनेट के दल, पोर्टफोलियो, ठीक है, कैबिनेट के में बदल दिया। कार्यकारी परिषद को किस में बदल दिया, पोर्टफोलियो प्रणाली में। इसमें राजस्व, सैन्य, कानून, और वित्त जैसे गृह विभागों मुख्य रूप से 5 सदस्य शामिल थे। 1874 ईस्वी में इसमें 6ठा सदस्य लोक निर्माण विभाग जुड़ा। अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 अधिकतम 12 कर दी गई। देखो ये दिया है, पहला पॉइंट ये क्लियर हो, सेकंड वाला क्लियर होगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला है ना। उसके बाद इसकी गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया गया। इसके अतिरिक्त सदस्यों में कम से कम आधे गैर सरकारी होने थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया। तो ये दिया है कि इसमें भेदभाव केंद्र और राज्य के प्रति भेदभाव किया गया था, तो नहीं किया गया था, इसलिए ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को
भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार पढ़कर सही विचार करें और सही विकल्प को चुनें। इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था। कब लागू किया? 20 जून को। कौन सा? 1892 अधिनियम। देखते हैं चलो। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। उपरोक्त में से कोई कथन कौन सा सही है? ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद में पारित होने के बाद 20 जून 1892 को स्थायी स्वीकृति मिली। कब? 20 जून 1892। तो यही दिया है, 20 जून 1892 को लागू किया गया, तो स्वीकृति मिली थी। ठीक है। 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया, तो इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। 20 जून को 1892 को क्या मिला था? इनको अनुमति मिली थी, स्वीकृति मिली थी, लागू नहीं किया गया था। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, वो भी देख लेते हैं। इसलिए पहला गलत है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 कर दी। अब इसमें क्या बोला है कि कुल सदस्य 24 थे और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। लेकिन ये कह रहा है कि अधिनियम में गवर्नर जनरल परिषद की जो विधायी कार्य के लिए सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी? 10 और अधिकतम 16 कर दी। अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी, आधे कैसे थे? गैर सरकारी थे। तत्संबंधी विनियमों के तहत अतिरिक्त सदस्य 6 सरकारी और अतिरिक्त गैर सरकारी 10 गैर सरकारी थे। तो ये कह रहा है कुल मिला के 24 बोल रहा है, तो 6 और 10 तो 16 हो गए। तो मेरे हिसाब से ये भी देखते हैं। चलो, उल्लेखनीय है कि गैर सरकारी सदस्यों भारतीय और यूरोपीय दोनों जो क्राउन की सैन्य या नागरिक सेवा न हो शामिल किए गए हों। इनके कथन दो भी गलत है। देखो, गलत वो लग ही रहा था क्योंकि उसमें 24 बोला है और ये 16 ही सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट है 1892 अधिनियम। 1892 अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। इस प्रकार से कथन 3 भी गलत है। अतः ये क्या है? तीनों जो पॉइंट क्या है, तीनों के तीनों गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। कौन सी अनुमति अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की? तो 61 में, 92 में, या फिर 1909 में, या फिर 1919 में। तो ये देखो बी है इसका, क्योंकि 1892 में हमें बजट पर बहस करने की अनुमति मिली थी। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम, इसका हम डिटेल देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम ने विधायी परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं। बजट पे बहस कर सकते थे, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं मिला था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस द्वारा की गई थी? तो ये माले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा की गई थी। इसका डिटेल भी देख सकते हैं हम। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, माले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 1909 का अधिनियम संबंधित है इससे। तो ये पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने और विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से, मतलब 1909 का जो अधिनियम है उसका संबंध है विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से, विधान परिषद से, या फिर पृथक मताधिकार क्षेत्र में लागू करने से। तो इसका ऑप्शन है ए सही, क्योंकि उसमें पृथक मताधिकार जो क्षेत्र को लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद है क्योंकि उसमें क्या गया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। और ये क्वेश्चन आया है आपका MPPCSP 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अब पूछ रहा है, बोला है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो इनमें से कोई सा भी नहीं है, क्योंकि देखो 1861, 1909, 1990, तो इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की गई हो। क्योंकि संघीय न्यायालय की स्थापना, ये देखो इसका डिटेल देख लेते हैं फिर बताती हूँ मैं आपको। ये 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मैरिस ग्लेवर थे। जो संघीय न्यायालय था उसकी स्थापना के 1 अक्टूबर 1937 को की गई और अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। और प्रथम इसके न्यायाधीश थे वो मॉरिस ग्लेवर थे। उपरोक्त में से भारत सरकार का अधिकार 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी, मतलब इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय न्याय के निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। 1935, 1937, 1946, 1947। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1937। संघीय न्यायालय अभी हमने पढ़ा है ना, कब, 1937 में, तो 1937 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये है, केंद्र में द्वैध शासन के किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। 1909 अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, द्वैध शासन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद है भारत सरकार 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये UPPCS में आया 2008 में। इसका ऑप्शन सी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार जो अधिनियम है वो कौन सा है, सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1935 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, द्वैध शासन। उसके बाद है, अगर हम इसकी डिटेल देख लेते हैं, अगर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए लिखित भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 अधिनियम द्वारा किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के अंतर्गत संघीय नियमों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित, रिजर्व्ड और हस्तांतरित विषय। तो 2 इसमें विषयों का बंटवारा भी किया गया था, आरक्षित और रिजर्व विषयों में। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1992। इसका ऑप्शन ए सही है, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। नंबर 1, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। नंबर 2, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। नंबर 3 है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण 1919 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें इस ऑप्शन सी सही है। ये IAS प्री 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है।
और इसका ऑप्शन है सी सही। ठीक है, इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला सही है और तीसरा, सॉरी, 1 और 3 दोनों सही हैं। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का हस्तांतरण हुआ था, मतलब दोनों को विभाजित किया गया था, और उसके बाद प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन लागू किया गया था। ये दोनों कार्य किस में हुए थे? 1919 में। इस इसका डिटेल हम देख लेते हैं थोड़ा। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। ठीक है, 1919 को। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, अ और ब, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर तथा उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषय उत्तरदायी प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिए गए। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय और प्रांतों के विषय के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो वह प्रावधान 1919 के अधिनियम में ही कर दिए गए। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि सिखों, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई एवं एंग्लो इंडिया के लिए भी विस्तारित की गई। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत निर्दिष्ट करता है। क्या निर्दिष्ट करता है? केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारी अर्थात केंद्रीय और राज्यों सरकार का शुरू किया गया, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों को शुरू किया गया, 2 शासन समुच्चय, एक लंदन दूसरा दिल्ली में होना था। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषय का 2 प्रवर्ग में विभाजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरिक्षित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित विषय माने गए? न्याय, प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व, पुलिस। तो देखिए, ये तो साफ हमें सही दिखाई दे रहा है कि जो स्थानीय स्वशासन है वो तो आरक्षित विषय हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो सी में 1 है, 3 है, 4 है, 2 नहीं है। तो जिसमें 2 है उसको हमें एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें भी 2 है, इसे हटाओ, इसमें भी 2 है, इसे हटाओ, इसमें भी 2 है, इसे हटाओ, मतलब ये तीनों हट गए और बचा आंसर सही, जो कि सी है। ठीक है, और ये हमने पहले ही गैस कर लिया है। बाकी हम इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत सरकार नियम 1919 की एक मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की प्रणाली के तहत सरकार के कार्यों को 2 भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विभक्त किया गया। आरक्षित विषय के अंतर्गत न्याय, प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया, जबकि हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा गया। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उनकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया गया। ठीक है, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत
प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुई। 1935 में भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प सी माना है। सी मतलब भारत शासन अधिनियम। क्यों? क्योंकि 19 में क्या हुआ था, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1919 से। और इसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में विस्तारित हुआ। मतलब इसकी जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? प्रांतीय स्वायत्तता की 1919 में। लेकिन इसका विस्तारण मतलब इसको लागू कब किया गया था? 1935 में। तो ये झारखंड में जब पीसीएस में आया था तो इसके ऑप्शन सी को माना था इन्होंने। सी है 1935। ठीक है, और वैसे ये अपना डी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन में भी आंसर में भी डिफरेंस होता है। कोई राज्य में उसे किसी ऑप्शन को सही कर देते हैं तो किसी में किसी ऑप्शन को सही कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय विधान पालिका का प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1892 में काउंसिलिंग एक्ट के द्वारा, 1909 में भारतीय काउंसिलिंग एक्ट द्वारा, 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। और ये यूपीपीसीएस में मेंस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका डिटेल ये दिया है, हमें इसका आंसर हमने पहले भी पढ़ लिया है तो मुझे लगता है कि अब इसको डिटेल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि डिटेल पढ़नी चाहिए, जो ज़रूरी होती है वो मैं पढ़ देती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रत्येक डिटेल को पढ़ना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इसे भी मैम पढ़िए, तो मैं इसको भी करा दिया करूँगी। नहीं तो मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं कर देती हूँ, और नहीं मुझे लगता है कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है, इसे करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है पॉइंट, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। इसलिए अगर आपको लगता है तो बता दीजिए मुझे कमेंट में। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन नंबर, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 1961, 1917, 1919, 1915। कौन सा एक्ट लेके आया? तो सी 1919। द्विसदनीय विधायिका कौन लाया था? एक्ट 1919। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कुछ कथन दिए, उन पर विचार करना है और सही सर्च करना है। 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। नहीं। ठीक है, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो ये ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल है क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा पढ़ना जरूरी है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था। मतलब सभी वर्गों की महिलाओं के लिए नहीं था, ये सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए था, और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार का अधिकार नहीं था। इस प्रकार कथन है एक गलत है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल के स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार 2 सही है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें नंबर 1 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवकों के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो कि भारत में होनी थी।
दूसरा है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन भी सही, इसका नंबर 1 भी सही है और नंबर 2 भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का आरंभ 1854 में लंदन सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार नियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी होना प्रारंभ हुई। तो कब से प्रारंभ हुई थी भारत में? 1922 से। 1922 में क्या हुई थी? भारत में होना प्रारंभ हो गई थी। इलाहाबाद होनी प्रारंभ हुई पहले इलाहाबाद तथा बाद में दिल्ली में। पहले इलाहाबाद में हुई थी, फिर बाद में दिल्ली में होने लगी। 1920 के दशक के अंत में यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवकों से कम थी। जैसे ही भारत में क्या हुआ, ये परीक्षा होने लगी, तो भारतीय की जो थी संख्या वो क्या हो गई, यूरोपीय वासियों से ज़्यादा हो गई। 1941 के तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका था। 1941 में आते आते क्या हुआ कि भारतीयों का प्रतिशत किससे, यूरोपियों से अधिक होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें है केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है? 1946, 1947, 1945। सही उत्तर का चयन कीजिए और रूट बताइए। प्रश्न इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और सी। मतलब केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, तो 1926 और दूसरा है 1945। ठीक है, प्रश्न के अंतर्गत तो 1926, 1945 इसका डिटेल दिया है, उसको देख लेते हैं। 45 केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1930, 1934, 1947, 1945। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1945। ये MPPCS में आया है 2020 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। ये MPPCS में आया, UPPCS में आया है मेंस 2008 में। यद्यपि ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42-43 से प्रेरित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 21। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया है? 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारत सरकार अधिनियम, 1937 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये क्वेश्चन हमारा आया है MPPCS में 2017 में। इसका ऑप्शन सी सही है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, संविधान निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्तित किया गया है। इस यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से एक जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि भी की व्यवस्था की गई।
भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसकी उल्लेखित योजना पर आधारित है? माले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919, भारत सरकार नियम 1935, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1937। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। सी है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें क्या है, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, निम्न में से एक भारत सरकार नियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं है। इनमें से कौन सी 1935 की विशेषता नहीं है देखना है। ठीक है, ध्यान रखना है कौन सी नहीं है देखना है। अधिनियम में लिखित भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किया गया था। यह प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात संकेत था। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सही है मतलब गलत है, ये तीनों सही है, बाकी बी रॉन्ग है इसमें, क्योंकि नहीं पूछा है तो हम नहीं बताएंगे। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1909 में अधिनियम द्वारा, 1919 अधिनियम द्वारा, 1935 उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर ये है, सॉरी ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस में मेंस 2013 में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1935 अधिनियम द्वारा। ठीक है, संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार नियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार नियम 1919, कैबिनेट मिशन 1946। ये क्वेश्चन आया यूपी पीसीएस मेंस 2012। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार नियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में किस प्रकार अधिनियम ने भारत के संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो संघीय शासन की व्यवस्था किसने दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। ये भी यूपी यूडीए और एलडीए प्री 2010 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर है 27। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? तो ये क्वेश्चन हमारा देखो यूपी पीसीएस में भी आया और आईएएस में आया, तभी मैं कहती हूँ ये जो बुक है आईएएस और पीसीएस के लिए, दोनों के लिए मस्ट है। ठीक है, तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी सही है, गवर्नर जनरल को। ठीक है, शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। नंबर ए अखिल भारतीय संघ, नंबर बी भारत संघ, नंबर सी उपरोक्त संयुक्त भारत, नंबर डी भारतीय परिसंघ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत संघ। इसका डिटेल देख लेते हैं क्योंकि हमने डिटेल इसका नहीं देखा था। 1935 में के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ थी, जिसका निर्माण तत्कालिक ब्रिटिश भारत के प्रांत चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलाकर होना था। प्रस्ताव भारत संघ द्विस्तरीय होना था। इसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका संसद, इसके बीच प्रांतों और रियासतों की सरकारों का प्रावधान था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये प्रश्न का विकल्प ए भारतीय अखिल भारतीय संघ चुना गया था, जो कि सही नहीं है। आंसर कौन सा सही है इसमें? बी सही है, लेकिन एमपी में जब ये आया था तो इसको क्या चुना गया था? ऑप्शन नंबर 1 चुना गया था। उसका रीजन दे रखा है कि ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ
महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए अखिल विधानमंडल के लिए निर्वाचन और जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। 29 क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए सही है कि देश के लिए लिखित संविधान। 1935 में क्या अवयव नहीं था, तो वो लिखित संविधान 1935 में नहीं था। यूपीपीसीएस में मेंस 2010 में आया है ये क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? भारत सरकार, इस ऑप्शन नंबर ए, एक भारतीय संविधान का प्रश्न स्रोत है। बी, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी। सी, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। डी, इसमें कोई रियासतें इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो ये थे इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर, और वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आप सबको मेरा अगर बनाए हुए ये वीडियो और ये पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी प्रकार की आपको इसमें कमी नज़र आ रही है तो आप उस पर कमेंट भेजें जिससे मैं उसमें सुधार करूं और प्रत्येक बच्चे पर जिस पर ये बुक उपलब्ध नहीं है उस तक ये मैं नोट्स पहुंचा सकूं। इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके और कमेंट करके। धन्यवाद।